नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। आक्रमण, जहां जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले आप तक पहुंचाते हैं, यानी उसकी खबर, उसकी अपडेट आपको देते हैं। और जैसा कि आपको पता है, दुनिया इस वक्त जंग की भट्टी में तप रही है। हर दिशा से बारूद की गंध आ रही है, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। आज हम आपको दिखाते हैं जंग की वो 3 तस्वीर जो इस वक्त दुनिया की बुनियाद हिला रही है। 3 तस्वीरें, 3 मोर्चे और 3 बड़े सवाल। क्या ये युद्ध की आठ है या सिर्फ इसे युद्ध माना जाए, या ये विश्व युद्ध की आठ बन चुकी है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहली तस्वीर आपके सामने, एक भरोसे के वादे के पीछे छिपा छुरा। पाकिस्तान ने सीज फायर के नाम पर जो धोखा किया, वो सिर्फ धोखा नहीं है, वो विश्वासघात है। कागजों पर शांति और हकीकत में बम, मासूमों और क्रिकेटर्स का खून। दूसरी तस्वीर में रूस का ताबड़तोड़ आक्रमण। यूक्रेन के शहर अंधेरों में घिर चुके हैं। यूक्रेन में सिर्फ बिजली गुल नहीं हुई है, उम्मीदें भी गुल हो गई हैं। यहां युद्ध ने नागरिकों की आवाज दबा दी है और दुनिया हैरत में है कि आगे क्या होगा। और तीसरी तस्वीर में ड्रैगन की धमक, दिखावे की शक्ति, प्रदर्शन, ताइवान और अमेरिका को सीधी चुनौती। और एक ऐसी वॉर एक्सरसाइज जो सिर्फ अभ्यास नहीं, चेतावनी, मैसेज, संदेश। एशिया प्रशांत का तापमान बढ़ रहा है। तीनों का मकसद अलग अलग है, परिणाम और परिणति एक है, जंग और सिर्फ जंग। क्या यह सिर्फ तमाशा है, या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाती हुई दुनिया बड़ी जंगों की दहलीज? क्या दुनिया सिर्फ इसे देखती रहेगी, या इसे रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति भी बनाएगी? शांति की दलीलें तभी असरदार होंगी जब दुनिया निहित स्वार्थों को छोड़कर निर्णायक कदम उठाना तय करे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात पाकिस्तान के धोखे की कहानी से करते हैं। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो पाकिस्तान से आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज आपको पाकिस्तान से बताते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर से हमला किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पख्तिका में एयर स्ट्राइक की है। अरगुन और बरमल में हवाई हमले किए हैं। समझौते के बाद भी पाकिस्तान ने हमला किया। हालांकि कहा जा रहा है समझौता शाम 6 बजे खत्म हो गया था। उसके बाद पाकिस्तान ने 2 घंटे के बाद स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इस हमले के बाद तालिबान आग बबूला है। तालिबान गुस्से में है। अफगानिस्तान पागल हुआ पड़ा है और वो अब पाकिस्तान के खून का प्यासा बन चुका है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस खबर से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह आ रही है इस वक्त कि पाकिस्तान की जो हिमाकत है, पाकिस्तान की जो करतूत है, इस शर्मनाक करतूत में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स की मौत हो गई है और यह संख्या बढ़कर 8 पर भी पहुंच गई है। यह भी जानकारी मिल रही है। पख्तिका में हमले में मारे गए अफगान क्रिकेटर, हमले में 7 अफगानी क्रिकेटर घायल हुए हैं। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने कड़ी निंदा की है और यहां तक कि पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच को, सीरीज को भी रद्द कर दिया है। ये वो क्रिकेटर्स की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान के इस हवाई हमले में मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। अफगान क्लब के 8 क्रिकेटर्स की मौत हुई है, जिनकी बॉडीज जो है वहां पर रखी हुई है और लोग अफसोसनाक तरीके से वहां पर बैठे हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि बुज़दिल मुनीर के बुज़दिल सेना ने अफगान क्रिकेटर्स को कहां पर मारा है, इसकी जानकारी आपको देते हैं। पाकिस्तान ने क्रिकेट क्लब पर बॉम्बार्डिंग कर दी। आपको यकीन नहीं होगा, वो कह रहे हैं हम आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बॉम्बार्डिंग क्रिकेट क्लब पर कर दी गई। ट्राई सीरीज के लिए पख्तिका पहुंचे थे क्रिकेटर्स। मैच प्रैक्टिस के बाद क्रिकेट क्लब में बैठे हुए थे और इसी दौरान पाकिस्तान ने यहां पर रात के अंधेरे में बमबारी कर दी। पाकिस्तान की बमबारी में 8 क्रिकेटर्स की मौत हो गई।
यानी पाकिस्तान इतना बेशर्म मुल्क है कि वो आम नागरिकों को निशाना बना रहा है और कह रहा है कि उसने आतंक के खिलाफ कार्रवाई की है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्रिकेटर राशिद खान पाकिस्तान के हमले पर भड़क गए हैं। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बताने जा रहे हैं कि क्रिकेटर राशिद खान बहुत भड़क गए हैं। बहुत इंटरनेशनल क्रिकेटर है, काफी फेमस है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का यह हमला बर्बर है और अनैतिक है। ये देखिए वो आपको ट्वीट दिखा रहे हैं जिस पर राशिद खान ने इस पूरे अटैक की निंदा की है। नागरिकों की जान जाने से दुख पहुंचा है। हमले की जितना निंदा की जाए वो कम है, ये राशिद खान का कहना है। ये बड़ी खबर इस तरफ और इस तरफ आप राशिद खान का वो बयान देख रहे हैं। राशिद खान ने कहा है कि क्रिकेटर्स पर हमला बर्दाश्त से बाहर है। अफगान क्रिकेटर राशिद खान का यह पोस्ट सामने आया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव से जुड़ी हुई। बड़ी खबर यह है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी दी है तालिबान सीमा से जल्द अपने देश लौट जाएं जो अफगानी शरणार्थी हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के सारे रिश्ते खत्म हो गए, सारे रिलेशन खत्म, समझौते खत्म। अब सख्त लहजे में बात होगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान को गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को धमकी पर धमकी जारी कर रहा है। तालिबान सीमा से जल्द अपने देश लौट जाए। अफगान शरणार्थी, अफगानिस्तान के साथ सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं, ये ख्वाजा आसिफ का कहना है। ये वही ख्वाजा आसिफ है जो हर वक्त गीदड़ भभकियां देता रहता है, चाहे वो भारत को हो चाहे वो अफगानिस्तान को। अब आपको बताते हैं कि कायर पाकिस्तान ने सीज फायर के ऐलान के बावजूद अपने पड़ोसी अफगानिस्तान की पीठ में छुरा क्यों घोंपा। पक्तिका प्रांत के अरगुन बर्मल में अटैक किया गया और डूरंट लाइन के आसपास हमले से दहशत फैल गई। हवाई हमले के जरिए बमबारी की गई। 8 अफगान क्रिकेटर्स की मौत हो गई। कतर की मध्यस्थता में पाकिस्तान अफगानिस्तान की बैठक चल रही है। दोहा में दोनों देशों के बीच सीजफायर पर सहमति बनी हुई है। पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़कर एयर स्ट्राइक की और इसलिए पाकिस्तान पर धोखेबाजी का इल्जाम एक बार फिर से लगा है। लेकिन आपको तो पता है, हम हर हिंदुस्तानी इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान की नसों में, बहुत अंदर तक पाकिस्तान की डीएनए में धोखा, आतंक, बुज़दिली और साजिशें सनी हुई हैं। सीजफायर का नाम लिया, हाथ मिलाया और अगले ही पल अफगानिस्तान की पीठ में छुरा घोंप दिया। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी बुज़दिली, अपनी कायरता, अपनी गद्दारी और अपनी धोखेबाजी साबित की। बातचीत के बहाने शांति का नाटक और अफगानिस्तान की जमीन पर बॉम्बार्डिंग, वो भी मासूम क्रिकेटर्स पर, मासूम लोगों पर, आतंकियों के नाम पर। और फिर जब मैंने पाकिस्तान के लोगों से इस बारे में बातचीत की तो उनका कहना था कि कोलेटरल डैमेज तो होता है। क्रिकेटर्स को मार देना, मासूमों को मार देना, महिलाओं को मार देना, कोलेटरल डैमेज काउंट कर रहा है पाकिस्तान। यह चरित्र है पाकिस्तान का। पक्तिका में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान ने सीज फायर की ही लाश बिछा दी। पूरा अफगानिस्तान इस वक्त उबल रहा है और यकीन मानिए कि पाकिस्तान ने डूरंट लाइन पर जंग का एक बड़ा मोर्चा खोल लिया है। सवाल उठता है कि क्या यह हमला कतर में चल रही बातचीत को खतरे में नहीं डालने वाला है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का दोगला चेहरा एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है और अब अफगान पठानों का गुस्सा फूट पड़ा है। एक रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान ने फिर धोखेबाजी की, फिर गद्दारी की, फिर पीठ में छुरा घोंपा, क्योंकि एक तरफ कतर में अफगानिस्तान से बातचीत का छलावा करता है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर अटैक कर रहा है। यह पाकिस्तान के दोहरे चरित्र का रक्त चरित्र है। दोहरा चेहरा, दोहरा फरमान,
और एक देश जो बातों में शहद और कामों में जहर घोलता है, कतर के मंच पर शांति की बातें करता है और सीमा पर बमों की गूंज है। ये पाकिस्तान का वो रक्त चरित्र है जो अब बेनकाब हो चुका है। जिसने वार्ता का ढोंग रचा हो, वही अगर दूसरे हाथ से हमले कर दे, उसे सिर्फ दोहरा नहीं, धोखेबाज कहा जाएगा। अफगानिस्तान के साथ पर्दे के पीछे मीठी बातें और असलियत में सीमा पर वार। ये मक्कारी अब पर्दे से गिरकर सबके सामने आ गई है। यहां हर निशान खून नहीं, विश्वास का निशान है। जब एक तरफ कूटनीति का दामन फैलाया जाता है, दूसरी तरफ वही हाथ दिलों में छुरा भोंकता है। इसी संघर्ष ने हमारी आंखों के सामने पाकिस्तान की फजीयत कर दी है। कहते हैं कि राजनीति में हर चाल जायज है, पर जब वो चाल निर्दोष जिंदगियों पर भारी पड़े तो वो राजनीति नहीं, पाप है। कतर में परामर्श और सीमा पर आक्रमण ये नीति नहीं, धोखे की नीतिगिरी है। जिन्होंने शांति के नाम पर भरोसा तोड़ा, वो आज इतिहास के कटघरे में खड़े हैं। जब इरादे छुपाए जा सके तो शब्द भी छुपा लेते हैं, पर बारूद की भाषा कभी झूठ नहीं बोलती। आज एक तस्वीर साफ है, पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा है। और इससे उठी आग ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। पक्तिका में एयर स्ट्राइक और 8 क्रिकेटरों की हुई मौत। और साथ ही टूट गया वो नाजुक भरोसा जो सीमाओं पर बना हुआ था। ये सिर्फ घटना नहीं, ये विश्वासघात है। उस दरार के ऊपर जहां दो देशों की कहानियां मिली हुई हैं, आज वही दरार गहरी हो चुकी है। स्थानीय लोग कहते हैं ये हमला हमारे भविष्य पर वार है। युवा कल क्रिकेट खेलते थे, आज उनके नाम गिने जा रहे हैं। परिवारों का रोना और गलियों में गूंजते सवाल, कौन जिम्मेदार? क्या जीत का आकलन सिर्फ सैनिक लक्ष्य से होता है, या इंसानियत भी किसी कीमत का सवाल है? सीज फायर का उल्लंघन ये कोई मामूली उल्लंघन नहीं। हर बार जब कोई समझौता टूटता है तो सिर्फ गोली नहीं चलती, भरोसा ध्वस्त होता है। बातचीत का सफा जल जाता है। पाकिस्तान की कार्रवाई की पैरवी कथा बताती है कि
वो सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं, लेकिन अफगानी पक्ष का कहना है कि ये हमले आम नागरिकों पर हुए और परिणाम विनाशकारी है। ये विरोधाभास दुनिया को दिखाता है और इस विरोधाभास के बीच लोक दुख गहरा होता जा रहा है। तालिबान ने प्रतिक्रिया में चेतावनी दी है और अफगानी सशस्त्र इकाइयों की कुछ चालें सीमा में घुसने की रूप में देखी गई हैं। ये एक वास्तविकता है। नफरत और दर्द का वीडियो रिकॉर्ड अपने आप में बयान दे रहा है। ये चेतावनियां क्षेत्रीय स्थिरता के खतरे को और बढ़ाती हैं और इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं आम नागरिक। अगर ये सिलसिला बढ़ा तो हम सिर्फ छोटी झड़पें नहीं देखेंगे। ये एक संरचनात्मक गतिशीलता है जो जड़ें गांठें खा सकती है। शरणार्थी लहरें, आर्थिक ब्लॉक और स्थानीय प्रशासन का पतन सिर्फ दो सेनाओं के बीच की बात नहीं है। ये क्षेत्र की जैविक और सामाजिक रचना को झकझोर देगा। पठानों का गुस्सा जमीन पर है। ये सम्मान का सवाल है। जब खेल के मैदान में मौतें हों तो गुस्सा स्वाभाविक है। वो गुस्सा मांग करता है अदालत, न्याय, मुआवजा और अंतर्राष्ट्रीय जांच। उनके शब्दों में आग है, पर उनकी मांगे कानूनी है। जवाबदेही, पारदर्शिता और सुरक्षा का सुसंगत फ्रेमवर्क। यह गुस्सा इसलिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि जब इंसाफ का रास्ता बंद हो जाता है तब लोग अपने आप रास्ता खोजने लगते हैं। इसलिए आज की मांग यही है, जवाबदेही और जल्दी। ये वक्त चीखने का नहीं है, सिर्फ भीतर के गुस्से से नहीं बल्कि दुनिया से पूछने का है, किसने इन मौतों का जवाब दिया? किसे ये जवाबदेही हथियारबंद रहकर लेने का अधिकार मिला? पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही पक्षों को समझना होगा कि अराजकता किसी का मित्र नहीं। पठानों का गुस्सा सच्चा है, पर उसे दिशा देनी होगी न्याय के रास्ते पर। ये जंग अभी शुरू है, पर यह युद्ध बनकर खतरनाक तब होगा जब दोषियों का हिसाब न किया जाएगा और जनता का रास्ता खुद हिंसा में तब्दील हो जाएगा। अभी मौका है, युद्ध जारी रखो या न्याय, बातचीत की राह चुनो। दुनिया देख रही है और इतिहास पूछेगा, आपने किसे चुना? पाकिस्तान की मक्कारी बेनकाब हो चुकी है। कतर के मंच पर मुस्कान और सीमा पर वार। ये विरोधाभास अब दुनिया के सामने हत्यारे की तरह खड़ा है। अब वक्त आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय निगाहें जांच प्रक्रिया और जवाबदेही तय करें, क्योंकि धोखे की दीवार टूटती है और सच बोलना हमारी जिम्मेदारी बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से, वो आपको बता दें। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान में तालिबानी घुस गए, तालिबान ने सीमा पार कर दी है। ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पाकिस्तान की सीमा में घुस गए अफगानी लड़ाके। अफगान तालिबान के घुसने का वीडियो जारी हुआ है। स्पिन बोल्डक में बहुत बड़ी खबर मिल रही है। स्पिन बोल्डक में फ्रेंडशिप गेट को भी तबाह कर दिया गया है। यह तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, फ्रेंडशिप गेट का वीडियो जारी किया गया है। अफगान पाक सीमा पर बना है फ्रेंडशिप गेट। तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी दी है, अटैक जारी रहा तो सख्ती से जवाब दिया जाएगा। अफगान सीमा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान ने सिविलियंस को टारगेट किया है। हमले के बाद का वीडियो सामने आया है। तालिबान ने 17 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र नया नहीं है। पाकिस्तान का एक दोगलापन नया नहीं है।
धोखेबाजी पाकिस्तान की नस में है और फिर से पाकिस्तान ने वही किया। पहले दोहा में सीजफायर बढ़ाने पर समझौता, फिर पाकिस्तान ने अफगान से सीजफायर बढ़ाने की अपील की, फिर कतर के कहने पर सीजफायर बढ़ाने का ऐलान हुआ। सीजफायर बढ़ाने के ऐलान के बाद हवाई हमला हुआ। अफगानिस्तान के पख्तिका में हवाई हमला हुआ। पख्तिका के अरगुन बरमल इलाके में बम बरसाए गए। पाकिस्तान का दावा था कि आतंकी ग्रुप को टारगेट किया गया है, मिलिशिया समूह को निशाना बनाया गया है, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मासूमों को निशाना बनाया, क्रिकेटर्स को निशाना बनाया। आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान मक्कार है, धोखेबाज है? इसको आपको समझना होगा। पाकिस्तान जो है, तालिबान ने सत्ता संभाली तो पाकिस्तान ने दबाव बढ़ाया, लेकिन तालिबान कभी भी पाकिस्तान के करीब नहीं गया, क्योंकि पाकिस्तान के चरित्र से वो वाकिफ हो चुका था। तालिबान सत्ता से बाहर था तो कई नेताओं को शरण दी पाकिस्तान ने। पाकिस्तानी सेना ने कई बार अफगानी सीमा में इसके बाद घुसने की भी कोशिश की। इससे अफगान तालिबान को लगा कि ये अफगानिस्तान की सोवरेनिटी पर खतरा है, ये वहां की संप्रभुता पर हमला है। इसके बाद सीजफायर दोनों देशों के बीच देखने को मिला, लेकिन सीजफायर के बाद भी जब हवाई हमला किया गया, तब जाकर पाकिस्तान की असलियत तालिबान के सामने खुल गई। तालिबान की बुज़दिलाना हरकतों के बाद, पाकिस्तान की इस हरकत के बाद तालिबान ने क्या कुछ कहा है, वो पाकिस्तान को कान खोलकर जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि पठान जो ठान लेते हैं वो जरूर करते हैं। तालिबान ने लास्ट वार्निंग दी है कि इसके बाद अब कोई वार्निंग नहीं होगी। जबीउल्लाह मुजाहिद ने बयान दिया है, जंग अफगानिस्तान के ऊपर थोपा गया है, पाकिस्तान ने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। अफगानिस्तान ने कहा है कि अफगान सीमा का उल्लंघन किया गया है, हमले जारी रहे तो सख्ती से जवाब दिया जाएगा और अफगानिस्तान किसी भी कीमत पर अपनी रक्षा जरूर करेगा। यानी क्लियर कर दिया है अफगानिस्तान ने कि अब इसके बाद सिर्फ जंग ही आखिरी विकल्प होगा, और अफगानिस्तान जंग में उतरा तो फिर पाकिस्तान की खैर नहीं। चलिए बात करते हैं एक और जंग की, यानी यूक्रेन रूस की जंग की। यूक्रेन इस वक्त जल रहा है, बुझ रहा है। रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों ने सिर्फ इमारतें नहीं गिराई, पूरे शहर को अंधेरे में डुबो दिया है। बिजली गायब है, इंटरनेट ठप है, अस्पताल बंद पड़े हैं। कहा जा रहा है कि रूस ने हमलों की हद पार कर दी है। सवाल यह है, यह युद्ध है या नागरिकों पर किया गया शातिर आतंक? चारों तरफ घुप अंधेरा है यूक्रेन में, और क्रेमलिन हमले बढ़ा रहा है। तो क्या अब भी दुनिया चुप रहेगी या ब्लैकआउट जंग का जवाब दिया जाएगा? क्योंकि यह सिर्फ हमला नहीं है, यह इंसानियत की रोशनी बुझाने की कोशिश है। पिछली रात यूक्रेन पर कयामत बनकर टूटी। रूस ने सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। मिसाइल और बमों की बारिश कर दी है। नतीजा रहा कि मौत, तबाही और दहशत का आलम दिख रहा था। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रात भर में रूस ने 500 से ज्यादा ड्रोन और 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन के 9 अलग अलग इलाकों पर दागी हैं। इन हमलों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। सबसे भयानक मंजर लवीव में दिखा, जहां मिसाइल और ड्रोन हमलों ने 2 जिलों को खाक कर दिया। यूक्रेन का लवीव
जहां मौत रात के अंधेरे में उतरी। पांच लोगों की जान चली गई, 4 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए, घर तबाह हुए, सड़कें टूट गई, सड़कें सुनसान रहीं और बिजली गुल, शहर का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। यहां तो 2 जिलों में मिसाइल हमले के बाद अब भी धुएं का गुबार छाया है। स्थानीय प्रशासन की माने तो सार्वजनिक परिवहन घंटों तक ठप रहा और राहत बचाव का काम पूरी रात चलता रहा। दूसरा सबसे बड़ा हमला दक्षिणी शहर ज़पोरिज़िया में हुआ, जहां एक महिला की जान चली गई और 16 साल की लड़की समेत 9 लोग घायल हुए। हमले बेहद योजनाबद्ध तरीके से किए गए। ये आम नागरिकों को डराने और यूक्रेनी समाज को तोड़ने की कोशिश मानी जा रही है। इस हमले की एक और भयावह बात यह है कि इसमें सिर्फ मिलिट्री टारगेट नहीं थे, बल्कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। बिजली संयंत्र, पानी की सप्लाई और संचार टावर सभी पर हमले किए गए। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से और तेज मदद की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस का ये कदम यूक्रेन को झुकाने की एक नाकाम कोशिश है। ये हमला तब हुआ है जब दुनिया का ध्यान इस वक्त गाजा और इजराइल के हालात पर था, लेकिन रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर नया और खतरनाक मोड़ ले चुकी है। जब अंधेरे की चादर में ओढ़े यूक्रेन सो रहा था, तब रूस ने अपने इरादों की बिजली गिरा दी। ड्रोन की गड़गड़ाहट, मिसाइलों की गर्जना और फिर धमाके। रूसी हमलों ने यूक्रेन की बिजली ही छीन ली। रूस और यूक्रेन की जंग अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला बन चुकी है। रूस ने यूक्रेन की विद्युत ग्रिड और प्राकृतिक गैस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। नतीजा 50,000 घरों की बिजली गुल हो गई, अस्पतालों की सेवाएं ठप हो गई और आम नागरिकों की जिंदगी में अंधेरा छा गया। चेरनीहिव शहर जो रूस की सीमा के पास है, वहां की ऊर्जा सेवाएं ध्वस्त कर दी गईं। लोग सर्दी में ठिठुरने को मजबूर हैं। बीमार अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं। यहाँ हर तरफ सिर्फ राख है, हर चेहरा डरा हुआ है और हर आंख में एक सवाल है, हमने गुनाह क्या किया है? यूक्रेनी वायुसेना का कहना है कि रूस ने 381 ड्रोन और 35 मिसाइलें दागी हैं, लेकिन रूस की तबाही यही नहीं रुकी। रात को रूस ने दागे 500 ड्रोन और 50 बैलिस्टिक मिसाइल। ये हमला युद्ध नहीं, एक मानसिक खेल है, एक साइकोलॉजिकल टेरर है। यूक्रेन ने साफ आरोप लगाया कि रूस आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, मिसाइलें घरों पर गिराई जा रही हैं। ये सीधा आतंक है। ये हमला सिर्फ पावर ग्रिड का नहीं है, ये हमला एक देश की रीढ़ पर था। यूक्रेन की रोशनी बुझाने की साजिश थी, लेकिन क्या ये जंग यूक्रेन का हौसला बुझा पाएगी? रूस की ये रणनीति क्या मानवता के खिलाफ युद्ध है? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब भी सिर्फ देखता रहेगा?
जिस आग में यूक्रेन जल रहा था, अब उसी आग की लपटें रूस तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन ने जोरदार पलटवार किया और निशाना बनाया रूस की तेल डिपो को। वो टैंक फूके जिनसे रूस की जंग चलती है। रूसी मिसाइलों और ड्रोन से तबाह हो रहे यूक्रेन ने अब लंबी दूरी से हमला बोला है और निशाना बनाया है रूस की तेल फैक्ट्रियों को, ईंधन डिपो को और आपूर्ति चैन को। सिर्फ 24 घंटे में रूस के अंदर 3 बड़े तेल भंडारण केंद्रों में लगी आग, हजारों लीटर ईंधन जलकर हुए खाक और अब रूस खुद अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए तरस रहा है। ये हमला सिर्फ जवाब नहीं, ये जंग की दिशा बदलने की कोशिश है। रूस ने जहां यूक्रेन की बिजली सप्लाई, रेल नेटवर्क और वाटर सप्लाई पर हमला तेज किया है, वही यूक्रेन ने अब रूस की ऊर्जा सप्लाई को काटने की रणनीति अपनाई है। सर्दियों की शुरुआत है, यूक्रेन में ठंड बढ़ रही है और रूस बिजली सप्लाई को खत्म करने पर आमादा है। लोगों के पास न बिजली है, न ही गर्म पानी है। रेल ट्रैक बमों से उखड़ चुके हैं और हॉस्पिटल जनरेटर से चल रहे हैं। यूक्रेन के शात्स्का शहर में हाल ही में हुए हमले में एक नागरिक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घरों की छतें उड़ चुकी हैं, खिड़कियां चकनाचूर और दिल दहला देने वाला सन्नाटा चारों ओर पसरा है। दोनों तरफ से हो रहे हैं हमले, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है आम इंसानों का। वो मासूम जो ना युद्ध चाहते हैं ना हथियार चाहते हैं, लेकिन बारूद की बारिश में उनकी जिंदगियां जल रही हैं। जंग अब सिर्फ सीमा पर नहीं है, शहरों के बीच, घरों के बीच और जरूरतों के बीच लड़ी जा रही है। आने वाले दिन और भी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि जब ईंधन की आग, बिजली का संकट और ठंड का आतंक एक साथ हमला करते हैं तो तबाही की तस्वीरें इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए बात करते हैं चीन की। आक्रमण में चीन क्या बड़े आक्रमण की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ड्रैगन गरज रहा है। उसकी गरज सिर्फ लफ्जों में नहीं है, लहजों में भी है, हथियारों में है। चीन की जमीन से, आसमान से और समंदर से तीनों मोर्चों पर न्यूक्लियर वॉर की तैयारी नजर आ रही है। फाइटर जेट, मिसाइलें, परमाणु पनडुब्बियां, ये कोई युद्ध अभ्यास नहीं, ताइवान और अमेरिका को घेरने के लिए सीधी वार्निंग है। बीजिंग की हथियार नुमाइश अब तनाव की हदें तोड़ रही है और सवाल उठ रहा है, क्या ड्रैगन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेलना तो नहीं चाहता? क्योंकि जब न्यूक्लियर छांव में खेला जाए तो अंजाम सिर्फ तबाही ही तबाही होती है। दुनिया के नक्शे पर एक नया भूकंप दहला रहा है। चीन ने अपनी परमाणु ताकत को इतनी रफ्तार से बढ़ाया है कि वो अब जमीन, समंदर, हवा तीनों रास्तों से न्यूक्लियर वार कर सकता है। ये सिर्फ हथियारों का प्रदर्शन नहीं है, ये एक नया सामरिक युग है। तीन सितंबर की परेड ने दुनिया को जगा दिया। JL-1, JL-3 और DF-61 तीनों मिसाइलें इस बात का प्रतीक है कि चीन के पास पूरा ट्रायड मौजूद है। हवा से, पानी से, जमीन से दागी जाने वाली ये मिसाइलें किसी भी विरोधी के लिए नींद उड़ा देने वाली चेतावनी है। विशेषज्ञों ने बताया कि अब चीन टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार ज्यादा व्यवहारिक हो रहे हैं। पहले बड़े पैमाने पर जवाबी हमला ही संभव था, अब सीमित चुनी हुई टारगेटेड न्यूक्लियर कार्रवाई भी की जा सकती है।
और इसी बात ने पश्चिमी रणनीतिकों के होश उड़ा दिए हैं। अगर अमेरिका या उसके साथी ताइवान पर हस्तक्षेप करेंगे तो क्या उन्हें न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ेगा? क्या एक छोटे विवाद के बाद दुनिया परमाणु भूकंप के सामने नतमस्तक हो जाएगी? ये सवाल अब सिर्फ सैद्धांतिक नहीं रहा। चीन बार बार कहता रहा कि ताइवान उसका हिस्सा है। वो कई बार धमका चुका है और अपनी नीयत स्पष्ट कर चुका है। अब जब उसके पास ट्रायड है तो उसकी धमकी का असर 2 गुना 3 गुना बढ़ने वाला है। सीमित न्यूक्लियर विकल्प अमेरिका की फुल स्पेक्ट्रम प्रतिक्रियाओं को जटिल कर देती है। ये वही रणनीति है जिसे रूस ने यूक्रेन के समय अपनाकर दिखाया था। परमाणु छवि से डर पैदा किया गया और विरोधी को सोचने पर मजबूर कर दिया गया। चीन ने ये पाठ पढ़ा है और इसे अपने फायदे के लिए अपनाया भी है। टैक्टिकल न्यूक्लियर का मतलब ये नहीं कि अगला कदम हमेशा परमाणु विस्फोट होगा। इसका मतलब डर, संकेत, महदूद इस्तेमाल की धमकी भी है। यही ब्लैकमेलिंग की ताकत है। जब विरोधी के सामने विकल्प जंगी और न्यूक्लियर का खर्च जैसा हो तो वो हर बार बड़े हथियारों से जवाब नहीं देगा। अगर अमेरिका सीधे फौज भेजता है तो चीन टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की धमकी देकर अमेरिकी मूवमेंट को रोकने पर मजबूर कर सकता है। इससे युद्ध का दायरा छोटा रह सकता है पर कूटनीति की सीमाएं सिकुड़ जाएंगी। संघर्ष का स्वरूप बदल जाएगा। आमने सामने की टकराहट की जगह डर और दबाव का खेल शुरू हो जाएगा। अमेरिका और उसके दोस्त अब 2 राहों में बटे हुए हैं। पहला, सख्त सैन्य समर्थन देकर चीन को टक्कर देना। दूसरा, कूटनीतिक दबाव, आर्थिक पाबंदियां और गठबंधन बनाकर चीनी विस्तार को रोकना। लेकिन चीन को न्यूक्लियर ट्रायड इन दोनों राहों को और कठिन बना देता है। कुछ देशों का कहना है कि अब हथियार नहीं, दिमाग से लड़ना होगा। सीधे युद्ध के बजाय आर्थिक, तकनीक और राजनीतिक दबाव को हथियार बनाना होगा। पर चीन की रफ्तार ने इस योजना को भी चुनौती दे डाली है। ताइवान की जनता के लिए ये सवाल अब सांसों जैसा बन गया है। क्या वे अकेले पड़ जाएंगे? क्या दुनिया उन्हें छोड़ देगी? अगर चीन ने सीमा पर दबाव बढ़ाया तो एक छोटी सी चूक भी बड़े हादसे की आग भड़क सकती है। ताइवान भी अब अपनी सुरक्षा नीति और गठबंधनों की कड़ियां मजबूत कर रहा है। वो जानता है कि सिर्फ अमेरिका हथियार ही काफी नहीं होंगे। उसे खुद की रक्षा क्षमता, साइबर सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तेज करना होगा। अगर ताइवान पर तनातनी बढ़े और चीन कड़े संकेत दे तो वैश्विक व्यापार पटल पर हलचल आएगी। समुद्री मार्गों पर खलल, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में टूट, ऊर्जा बाजारों में भूचाल, इन सब का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। युद्ध की कीमत सिर्फ सैनिक क्षति नहीं होती, ये दुनिया के सभी कारोबार, आम आदमी के रोजमर्रा की जिंदगी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के ढांचे को हिलाकर रख देती है।
चीन ने अपनी नई ताकत दिखा दी है। ये चेतावनी सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। टैक्टिकल न्यूक्लियर की धमकी अब गेम चेंजर बन चुकी है। दुनिया को अब तुरंत अपनी रणनीतियां बदलनी होगी। क्या हम इतिहास को दोहराना चाहते हैं जहां डर ने कूटनीति की जगह ले ली? नहीं, अब वक्त है एकजुट होने का, समझदारी दिखाने का और ताकत के खेल को कूटनीति मोर्चे पर रोकने का, वरना अगली सुबह का सूरज उसी नई दुनिया की दस्तक देगा जहां न्यूनतम सहमति भी नाकाफी होगी। एक और जंग की आग सुलग रही है, एक और आक्रमण और एक और जंगी मोर्चा। वेनेजुएला वर्सेस अमेरिका। अब अमेरिका की करतूतों पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। मादुरो ने अमेरिका पर सत्ता गिराने की साजिश और तख्ता पलट का एलिगेशन लगाया है और खुली चेतावनी दे दी है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। काराकस से लेकर वॉशिंगटन तक आक्रमण का तापमान उफान पर है। मादुरो की आंखों में गुस्सा है, शब्दों में जहर साफ तौर पर देखा जा सकता है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या किसी आने वाले बड़े जंग की आहट? आइए देखते हैं। कैरिबियाई सागर में एक नई लड़ाई छिड़ गई है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अब सीमा पार पहुंच चुका है। एक नाव पूरी तरह तबाह, सवालों के बीच जिंदा बचे लोगों की दशा अंधेरे में है। और तो और ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला में खुफिया एजेंसी को हरी झंडी दे दी है। एक तरफ ड्रग तस्करी का बहाना, दूसरी तरफ सत्ता पलट की साजिश। क्या निकोलस मादुरो का सफाया अब तय है? कैरिबियाई सागर में अमेरिकी नौसैनिकों ने जिस नाव को निशाना बनाया वो सिर्फ पानी और राख है। ड्रग तस्करी के शक में हमला, लेकिन मचा हड़कंप। क्या सच में ये नाव सिर्फ ड्रग्स लेकर जा रही थी? और जिन लोगों ने इससे हमला झेला उनकी हालत क्या है? बचे लोगों की कोई खबर नहीं। सवालों के जवाब हवा में तैर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने इस हमले को न्याय संगत कार्रवाई कहा, लेकिन विरोधी इसे अवैध और गैर इंसानी कृत्य बता रहे हैं। इस हमले ने अमेरिका वेनेजुएला के रिश्तों को और जटिल बना दिया। अमेरिकी CIA को वेनेजुएला में गुप्त ऑपरेशन करने की खुली छूट मिल चुकी है। एक ऐसा ऑपरेशन जो जानलेवा मिशनों का भी हिस्सा हो सकता है। मादुरो की सरकार अब खुले तौर पर खतरे में है। ट्रंप ने मादुरो को ड्रग कार्टेल का सरदार कहा और एक अवैध शख्सियत घोषित कर दिया। यानी एक नई जंग छिड़ चुकी है। कूटनीति खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ युद्ध की भाषा बची है।
ट्रंप ने कैरिबाई सागर में 10,000 सैनिक, 8 नौसेना जहाज, B-2 बॉम्बर और F-35 जेट्स तैनात कर दिए हैं। ड्रग तस्करी रोकने का दावा। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सैन्य तैनाती मादुरो शासन को गिराने की तैयारी है। इस तैनाती से एक बात साफ है कि ट्रंप की नजर अब वेनेजुएला के ऊपर है और उसका मंसूबा बड़ा खतरनाक है।